नमस्कार, आप देख रहे हो हॉर्नबिल टीवी भारत। राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान को लेकर भाजपा के प्रदेश नेतृत्व ने अपनी रणनीति साफ कर दी है। लखनऊ में भाजपा के महानगर कार्यालय में बुधवार को एक अहम प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान पार्टी के महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे और मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती तक विशेष अभियान चलेगा, जिसका लक्ष्य है हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प में आत्मनिर्भर भारत एक केंद्रीय भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा है कि जिस वस्तु को बनाने में देश के नागरिकों का पसीना लगा हो, अब हमें वही वस्तु खरीदनी चाहिए। ब्रजेश पाठक ने भारत की टेक्नोलॉजी, रक्षा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल ने जिस तरह से दुनिया में भारत की ताकत दिखाई है, पाकिस्तान को तो नानी याद आई। और उन्होंने नोएडा में बने ड्रोन कारखाने का जिक्र करते हुए कहा है कि यहां भविष्य में दुश्मनों के छक्के छुड़ाने का काम करेगा। उप मुख्यमंत्री ने क्या कहा, आगे सुनिए। की ढोलक, अलीगढ़ के ताले, लखनऊ की चिकनकारी, टांडा का हस्तनिर्मित वस्त्र, प्रतापगढ़ के आंवले का मुरब्बा, प्रयागराज का अमरूद, सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल। हर जिले में कुछ ना कुछ विशेष उत्पाद हमारे पास पहले से उपलब्ध थे। उनको मार्केटिंग करके बेहतर स्थान दिलाने का काम लगातार हमारी सरकारें कर रही हैं। डबल इंजन की सरकार कर रही है। माननीय मोदी जी ने तय किया। आप देखते होंगे तकनीकी के क्षेत्र में भारत कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अभी देखते होंगे जो युद्ध है, पहले जो सैनिक लड़ा करते थे, अब मिसाइल के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से लड़े जा रहे हैं। और भारत ने, और विशेषकर उत्तर प्रदेश राज्य ने ड्रोन का एक बड़ी, मैं कह सकता हूं कि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी लोग नोएडा में थे। एक बड़ा ड्रोन का एक हम लोगों ने, मैं कह सकता हूं कि कारखाना शिलान्यास हुआ है, और जो दुश्मन के छक्के छुड़ाने का काम करेगा, स्वदेश में निर्मित होगा। तो हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के जो अपने देश में निर्मित वस्तुएं हैं। आज सोचिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि जिस वस्तु को बनाने में हमारे नागरिकों का पसीना लगा हो, हमारे नागरिकों की मेहनत लगी हो, उसको हम उपयोग में लाएंगे। भारत में जितने भी मोबाइल उपयोग में आते हैं, तो सर्वाधिक उनके 65% मोबाइल उत्तर प्रदेश में बनते हैं। और दुनिया में जितने भी मोबाइल यूज हो रहे हैं, किसी भी ब्रांड का हो, उसकी जो मोबाइल स्क्रीन है वो नोएडा में, उत्तर प्रदेश में बनती है। भारत आत्मनिर्भर भारत बनने की तरफ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और 2047 में विकसित भारत का जो संकल्प है, ये तभी पूरा होगा जब भारत हर क्षेत्र में अपने पैरों पर आगे बढ़ेगा। हम सब उत्तर प्रदेश की तरफ से माननीय मोदी जी का हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करते हैं, अपने नेतृत्व का आभार प्रकट करते हैं कि आपने उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ने का हर क्षेत्र में अवसर प्रदान किया है। आज उत्तर प्रदेश भी आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए तेजी के साथ पूरे भारतवर्ष के साथ कदमताल करते हुए आगे बढ़ रहा है। मोदी जी ने 24 साल का कार्यकाल अपना पूरा किया है, मुख्यमंत्री रहते हुए, प्रधानमंत्री रहते हुए। तो आप इसको ग्लोबल माननीय प्रधानमंत्री जी ने के महानगर कार्यालय में आप सभी पत्रकार मित्रों का मैं स्वागत करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आप सब इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने तय किया है, एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती से लेकर के पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती तक आत्मनिर्भर भारत अभियान जन जन तक चला करके हम पूरे देश के पैमाने पर, पूरे प्रदेश के पैमाने पर, पूरे जिले के पैमाने पर, घर घर, गांव, गली, मोहल्ले में सब तक हर जगह पहुंचने का काम करेंगे। आज ये अभियान जन चर्चा का विषय बना हुआ है। हम सब जानते हैं कि 25 सितंबर से जब ये अभियान प्रारंभ हुआ
आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार अपने मार्गदर्शन में, अपने उद्बोधन में इस बात को कई बार दोहराया कि भारत आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। 2047 में विकसित राष्ट्र का, विकसित भारत का जो संकल्प माननीय मोदी जी ने लिया है, आत्मनिर्भर भारत उस दिशा में एक बड़ा कदम है। आत्मनिर्भर भारत का मतलब यह है कृषि विज्ञान से लेकर अंतरिक्ष विज्ञान तक, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के अन्य जो वैज्ञानिक व्यवस्थाएं हैं, उन सब में हम अपने पैरों पर खड़े होंगे। भारत स्वयं अपनी वस्तुओं को निर्मित करेगा और अपनी ज़रूरतों को केवल पूरा ही नहीं करेगा, दुनिया के जो अपने देश हैं उनको भी संसाधन उपलब्ध कराने का काम करेगा। इस दिशा में आप देखते होंगे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने का काम किया। भारत निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल ने जिस ढंग से ऑपरेशन सिंदूर में अपना अद्भुत कौशल दिखाने का काम किया है, भारत का लोहा डिफेंस सेक्टर में दुनिया मानने लगी है। और पाकिस्तान को तो उसकी नानी याद आ गई है जब ब्रह्मोस मिसाइल ने जाकर के आतंकवादियों को, अड्डों को तहस नहस करके नेस्तनाबूद करने का काम किया। डिफेंस सेक्टर के साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर है, आज देखते होंगे हवाई अड्डों की संख्या में बड़ी तेजी के साथ वृद्धि हो रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज साफ किया है कि मध्य प्रदेश सरकार का सर्वोच्च लक्ष्य है जनहित। मुख्यमंत्री ने यह बात 2 दिवसीय कलेक्ट्रेट्स, कमिश्नर्स और कॉन्फ्रेंस में कही जो राजधानी भोपाल में संपन्न हुई, और सीएम मोहन यादव ने घोषणा की है कि अब ये कॉन्फ्रेंस हर 6 महीने में नियमित रूप से आयोजित की जाएगी जिससे प्रशासनिक निर्णयों और जन कल्याण से योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में कुल 8 सत्र आयोजित किए गए, जिनमें कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, निवेश और सुशासन जैसे अहम विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि अब 3 माह और 1 वर्ष के स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित कर कार्य किया जाएगा। उन्होंने शिक्षा, पेयजल, आवास और जनजातीय विकास जैसी योजनाओं को समयबद्ध रूप से लागू करने के निर्देश भी दिए। और सीएम डॉक्टर यादव ने एक बड़ी विजन की भी सामने रखा है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने का एक लक्ष्य तय किया गया है, इसके तहत दूध उत्पादन को 9% से बढ़ाकर 20% तक पहुंचाने की कार्य योजना तैयार की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया है कि 12 दिसंबर को सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राज्य भर में नवाचार और विकास पर आधारित प्रदर्शनियों लगाई जाएगी। और मुख्यमंत्री के इन निर्देशों से साफ है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में प्रशासनिक गतिविधियां और जन कल्याण योजनाएं और अधिक लक्ष्य केंद्रित और परिणाम आधारित होगी। सुनिए। ड्रग अन्य नशे के पदार्थों पर सख्ती से रोक लगाना, इंडस्ट्रियल बेल्ट के अंदर ये कई बार ऐसी कोई गतिविधि पाई जाती जो पुलिस कार्रवाई के दरमियान आते हैं, तो कलेक्टर एसपी मिलकर के इस पर कार्रवाई करे। एक जिस प्रकार से ये जो सिरप की बात आती है, एक कोरेक्स सिरप की भी बात विंध्याचल के क्षेत्र में आती है, इसको भी कंट्रोल किया जाए। और इसके बारे में यूपी और मध्य प्रदेश ने इसमें सख्ती की है, तो पड़ोसी राज्य, दोनों राज्य मिलकर के भी मैंने सीएस और डीजी को बोला है कि वो आपस में मिलकर के इस प्रकार की कार्रवाई पे अपनी सख्ती दिखाए। इसी प्रकार से मादक पदार्थों में भी नज़दीक के राज्यों के साथ तालमेल करते हुए हमारी ठोस कार्रवाई चलती जाए, ताकि जिलों के अंदर भी और जिलों के बाकी व्यवस्था में भी तीनों राज्यों के साथ सीमावर्ती राज्यों से तालमेल हमारा हो पाए। आदतन अपराधियों के जमानतें निरस्त करा करके ऐसे जो अपराधी जो बार बार अपराध करते हैं, तो हाईकोर्ट और जिला न्यायालयों के माध्यम से उनकी जमानतें निरस्त कराने के संबंध में कार्रवाई करे। कई सारे आंकड़े दिए भी गए हैं, लेकिन अभी हमने कहा इसमें
और सख्ती बढ़ाने की आवश्यकता है। साइबर अपराधों की दर्ज संख्या भी अब जैसे हम तुलनात्मक रूप से देख रहे हैं कि साइबर अपराध के खिलाफ हमने अपनी कार्रवाई तेज की है, लेकिन और ये बढ़ती जाए इस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। 55 जिले के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, सीओ जिला पंचायत, कमिश्नर, आईजी, पुलिस कमिश्नर इत्यादि इस पूरे 2 दिन के आयोजन में शामिल हुए। प्रथम दिन 5 सेशन हुए, दूसरे दिन 3 सेशन हुए, कुल 8 सेशन हुए। इन प्रत्येक सत्र में कानून व्यवस्था, कृषि एवं उद्यानिकी, स्वास्थ्य, औद्योगिक निवेश एवं रोजगार, नगरीय विकास, शिक्षा, ग्रामीण विकास, जनजाति विकास एवं सुशासन जैसे महत्वपूर्ण सेक्टर में विस्तार से चर्चा भी हुई, प्रेजेंटेशन भी हुआ और जिन कलेक्टर, एसपी और अन्य अधिकारियों ने इसमें बेहतर काम किया उनको भी हमने समय देकर के उनकी बात सुनी। खुली चर्चा भी इसमें शामिल की गई। सभी सेशन में फील्ड से आए अधिकारियों ने अपने अपने जिलों के नवाचारों की भी प्रस्तुति दी है। इन सारे सेशन में फील्ड अधिकारियों की समस्याएं और सुझावों को सुनने के लिए भी पर्याप्त समय दिया गया। फील्ड के अधिकारियों द्वारा उठाए गए ज्वलंत प्रश्नों, समस्याओं का निराकरण एवं प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मार्गदर्शन इसमें किया गया। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में भी 5 वर्ष की योजनाओं पे खासकर विजन 2047 को दृष्टिगत रूप से करें। सभी जिलों में आगामी 1 माह में ये जो हमने बात कही है कि वृंदावन गांव निकालें, उस पर काम करें। जल जीवन मिशन के माध्यम से अधूरी योजनाओं को समय सीमा में पूरा करें। मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं में शीघ्र नल जल कनेक्शन प्रदान किए जाएं। जल जीवन मिशन को जो योजना पूर्ण हो गई उनको पंचायतें हस्तांतरित पंचायतों को करके उसको चालू कराया जाएगा। अपूर्ण प्रधानमंत्री आवासों को भी शीघ्र पूर्ण करके जो पूर्ण है उनको शीघ्र आवंटन करें। कोई कठिनाई हो तो उस पर निराकरण करते हुए पीएम आवास 2 की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। ये अच्छी बात है कि पूरे देश में पीएम आवास बनाने में मध्य प्रदेश नंबर 1 में है। इसे में हमारा ये मिशन है कि हमारे उस टारगेट के अंतर्गत हम मिशन 2 को भी इसी प्रकार से चलें, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो। पीएम जनमन में भी हम देश में बहुत अग्रगण्य भूमिका निभा रहे हैं। सबसे पहली सड़क से लेकर के आवासों का भी हमने सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया है। धरती आबा योजना में भी शासकीय योजनाओं को हमारे आदिवासी अंचल को प्रॉपर लाभ मिले। जल गंगा संवर्धन अभियान ये बहुत ऐतिहासिक अभियान हमारा चला है। इसके कारण से बहुत अच्छे प्रकार से 3-3 महीने के अभियान चलाए गए। इस वर्ष भी अभियान चलाया जाएगा इसकी विस्तार से। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी राजनीतिक खबर, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की सुप्रीमो मायावती ने आज राजधानी में बड़ी रैली को संबोधित किया है, जिससे पार्टी का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। इस रैली में प्रदेश भर से लाखों कार्यकर्ता और समर्थक उमड़ पड़े और जनसैलाब ने लखनऊ की सड़कों पर पार्टी की ताकत का एहसास कराया। राजधानी के रैली स्थल का नाम अगर ज्ञात हो में आयोजित इस जनसभा में दूरदराज के जिलों से कार्यकर्ता पहुंचे और मायावती ने अपने भाषण में कार्यकर्ताओं से जोश भरा और कहा कि पार्टी आने वाले चुनाव में पूरी ताकत से मैदान में उतरेगी और यहां रैली न सिर्फ संख्या के लिहाज से बड़ी रही बल्कि इससे बीएसपी के लिए राजनीतिक रूप से निर्णायक मोड़ भी माना जा रहा है। पार्टी के राजनीतिकारों का मानना है कि यह रैली 2024 लोकसभा चुनाव से पहले की तैयारियों का आगज है और मायावती की इस रैली ने साफ कर दिया है कि बीएसपी अब मैदान में पूरी ताकत से उतरने को तैयार है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में इस रैली का क्या राजनीतिक असर पड़ता है।
बहुत कम समय में हमारे बीच में पधारने वाली है और बार बार ये कहा गया है बुलंदशहर से बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। खुर्जा नगर पालिका परिषद में करोड़ों रुपए से सरकारी वाहन कब्र में तब्दील हो चुके हैं। जी हां, नगर पालिका के पास मौजूद जेसीबी, ई रिक्शा, हाथ रिक्शा, ट्रैक्टर, ट्रॉली, डंपर जैसी मशीनें अब जंग खा रही है और अधिकारी है कि बेक कर बैठे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सरकारी पैसे से खरीदे गए वाहन खराब हो जाते हैं तो उन्हें रिपेयर क्यों नहीं कराया जाता। सूत्र की माने तो कमीशन खोरी के चक्कर में पुराने वाहन रिपेयर नहीं कराए जाते बल्कि नए वाहन मंगवा लिए जाते हैं और यानी जनता के पैसे का खुला दुरुपयोग। आदि शासी अधिकारी अनवर और हुसैन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर क्यों नहीं है इन्हें नगर पालिका की संपत्तियों की चिंता, और क्या उनकी चुप्पी किसी मिली भगत की तरफ इशारा कर रही है। यह पूरा मामला बुलंदशहर के खुर्जा नगर पालिका परिषद से जुड़ा है, जहां जनता के टैक्स से खरीदी गई मशीनें अब कब्र हो चुकी है और जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई की मांग उठने लगी है। क्या होगी जांच, अब कब होगा ये भ्रष्टाचार, तो आगे देखिए। सीतापुर से खबर, जहां सांसद राकेश राठौर के आवास पर आज कांग्रेस ने अपना सदस्यता अभियान चलाया। हैरान करने वाली बात यह रही कि खुद कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने अपने आवास पर 250 से अधिक लोगों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। यहां कार्यक्रम सीतापुर के नगर कोतवाली क्षेत्र में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में नए कार्यकर्ता पहुंचे और कांग्रेस पार्टी से जोड़ने की शपथ ली। कार्यक्रम में कांग्रेस के अन्य स्थानीय नेता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे और सांसद राकेश राठौर ने अपने इस मौके पर कहा है कि पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ रहा है और आने वाले समय में कांग्रेस सीतापुर समेत पूरे प्रदेश में मजबूत होती जाएगी और सीतापुर में कांग्रेस के इस सदस्यता अभियान को पार्टी के संगठन विस्तार की बड़ी रणनीति माना जा रहा है। और सवाल अब यह है कि क्या अभियान राजनीतिक समीकरणों को बदलने में कारगर होगा। ये हमारे कोरी समाज से हैं, अपने पास लोग करना है। रवि उधर बोलो। अच्छा, और बना दे। लखनऊ से बड़ी खबर, बसपा प्रमुख मायावती ने आज पार्टी संस्थापक काशीराम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया। मायावती ने लखनऊ स्थित काशीराम स्मारक पहुंचकर पुष्पांजलि
अर्पित की। इस दौरान भारी संख्या में बसपा समर्थक भी स्मारक पर मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मायावती ने बसपा सरकार की तारीफ की। विशेष रूप से स्मारक में जुटे गए राजस्व को न रोकने के लिए उन्होंने इस मौके पर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने स्मारक प्रबंधन में पारदर्शिता नहीं बरती थी। बसपा ने इस कार्यक्रम को शक्ति प्रदर्शन में तब्दील कर दिया। लाखों की भीड़ में और राजनीतिक संदेशों के साथ चलिए आगे सुनिए। साथ ही वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है। और इसलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है, बल्कि पार्टी के आग्रह करने पर इसकी मरम्मत करने पर पूरा खर्च किया है। इस संबंध में मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, जब यूपी में हमारी सरकार थी और ये मान्यवर श्री कांशीराम जी के आदर सम्मान में ये जो विशाल स्मारक स्थल जब बनाया गया था, तो हमने उसी समय हमारी सरकार ने ये व्यवस्था की थी कि हम देखने वालों के लिए इस पर हम टिकट की व्यवस्था करेंगे और इसका जो पैसा आएगा टिकट का, तो वो किसी और मद पर खर्च नहीं किया जाएगा, बल्कि जितने भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो स्मारक बने हैं, पार्क बने हैं, तो उनके रख रखाव पर खर्च किया जाएगा। सन 2007 में देश के विशाल आबादी वाले यूपी स्टेट में पहली बार हमने यहाँ अपनी पार्टी के अकेले ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। हालांकि पहले 3 बार हमने बनाई, वो मिली जुली सरकार थी, लेकिन चौथी बार हमने अकेले अपने बलबूते पर यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। जो यहाँ खासकर कांग्रेस, बीजेपी, सपा व अन्य जातिवादी पार्टियों को कतई भी अच्छा नहीं लगा है, जबकि इससे पहले केंद्र की रही भाजपा सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग करके मेरे ऊपर व मेरे माँ बाप, भाई बहन एवं अन्य रिश्ते नातों आदि के ऊपर भी अनेकों गलत एवं फर्जी केस दर्ज करा के हम सभी को जबरदस्ती इनकम टैक्स व सीबीआई आदि के जंजाल में फंसाकर हमारी छवि को धूमिल करने का हर संभव पूरा प्रयास किया है। इसके साथ साथ आगे चलकर इन सब मामलों में केंद्र की रही कांग्रेसी सरकार ने भी हमें न्याय देने के बजाय बल्कि काफी उलझा दिया था, और तब फिर हमें इन सब के विरुद्ध मान्य कोर्ट में भी जाना पड़ा है, जहां हमें न्याय मिला है। इस प्रकार से ये सब भी हमें काफी कुछ झेलना पड़ा है, लेकिन ऐसे विकट व संघर्ष भरे हालातों में भी हमने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्तों पर चलकर यहाँ उत्तर प्रदेश में सन 2007 में हुए विधानसभा चुनाव में अकेले ही ये चुनाव लड़कर फिर अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। और हमने यहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को काफी हद तक साकार किया है, और इसके लिए हमने अपनी सरकार में यहाँ जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी व्यवस्था के शिकार रहे लोगों को, अर्थात सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों
पिछड़े वर्गों के साथ साथ मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के भी हित व कल्याण में अनेकों ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिनके नाम बदलकर उन्हें अब अन्य राज्यों में विभिन्न पार्टियों की सरकारें भुना रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहे हॉर्नबिल टीवी भारत।